हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग। एक और वीडियो आ गया भाई साहब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये है पार्ट नंबर 6। आई होप आप सब ने क्विक रिवीजन सीरीज के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैंने 5 पार्ट्स अपलोड किए हैं वो आपने चेक कर लिया होगा और आपने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। आज हम करेंगे बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 6। और 6 पार्ट खत्म करते ही हमारे 120 क्वेश्चंस जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है जिस स्पीड से हम जा रहे हैं उस स्पीड से हम अराउंड 10 जून तक हमारे 400 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और इतना मोर देन इनफ होगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको बात पे समझ में आ गई होगी। इनऑर्गेनिक की पढ़ाई सबसे अच्छे से करो क्योंकि यही जो है तुम्हारा रैंक डिसाइड करेगा, ठीक है। याद रखना ये बात। इनऑर्गेनिक लोग छोड़ के जाते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं छोड़ देते हैं। ट्राई करो, देखो या तो हारोगे या तो जीतोगे, पर अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो पक्का हारोगे, ठीक है। तो इसीलिए ट्राई जरूर करो, इनऑर्गेनिक जरूर पढ़ो, ठीक है। चलो, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे और मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, यहाँ पे जाओ, अटैच कर लो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी आईडी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पांचों पार्ट के वीडियो तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। जिसने नहीं देखे हैं वो वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक करे, उसको वहां पे वीडियो मिल जाएंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल ए ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस गिव्स कंपाउंड बी। तो पहले मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, एक ए है मेटल, ठीक है, विच ऑन हीटिंग विथ नाइट्रोजन गिव्स कंपाउंड बी, ठीक है। बी ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर, बी ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर गिव्स अ कलरलेस गैस which when passed through CuSO4 solution gives dark blue violet solution। सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ऑप्शन देख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं तुम्हें ऑप्शन से ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब तो बहकाने के लिए बस, ठीक है। तो गिव्स सी गैस विच ऑन रिएक्टिंग विथ CuSO4 एक्वस सोल्यूशन। अरे ये सब ना बकवास है, मतलब जो इसमें लिखा है इसको बिना देखे भी तुम सॉल्व कर सकते हो। डार्क ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है, डार्क ब्लू सॉल्यूशन। चलो अब हम आते हैं पहले पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट, ऑप्शन देखो सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के पहले ऑप्शन चेक किया करो, आधा तो वहीं पे तुम सही कर दोगे। कैसे, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो जो सोडियम है वो कभी भी N2 गैस से रिएक्ट ही नहीं करता है। क्यों? जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। लिथियम जो फॉर्म करता है ये करता है लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन Li3n। बाकी जितने भी हैं वो कभी भी नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो देखो दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही हटा दिए, ये रिएक्ट नहीं करेगा। जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो डू नॉट रिएक्ट विथ, लिख दे रहा हूं यहां पे, एल्कली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ N2 गैस। याद रखना, नहीं तो गड़बड़ करके आओगे, पक्का है। लिथियम पर करता है, क्यों? क्योंकि लिथियम शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम। तो दो ऑप्शन तो देखो बेटा, इनऑर्गेनिक को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये वैसे ही खत्म हो गया। अब दूसरी चीज बताओ, बोला है कि ये वाटर से रिएक्ट करके एक गैस का फॉर्मेशन करेगा। MgNO3 कभी वाटर से रिएक्ट करके गैस का फॉर्मेशन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो MgNO3 ट्वाइस तो क्या है, सॉल्ट है। ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? तो ये आयंस का फॉर्मेशन करेगा ना बेटा, Mg+2 एक्वस प्लस 2NO3 माइनस एक्वस। ये कोई गैस का फॉर्मेशन करेगा? नहीं करेगा। तो देखो ऐसे ही मैंने तुम्हें आंसर बता दिया। अब हम आते हैं रिएक्शन पे, तो आंसर ए इज करेक्ट। अब देखो आंसर देखो कैसे होगा। Mg when react with N2 gas form magnesium nitride Mg3N2 and Mg3N2 on reacting with water। याद रखना Mg पे है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज है, वो वाटर से OH लेगा तो ये बनेगा MgOH ट्वाइस प्लस नाइट्रो, N पे निगेटिव चार्ज है वो H पकड़ेगा तो ये बन जाएगा अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस जब CuSO4 से रिएक्ट करती है
सॉरी ये लाइन ऐसे ही आ गई, ठीक है, इसको हटा देता हूं। जब अमोनिया जो है वो रिएक्ट करती है किससे, अमोनिया जब रिएक्ट करती है CuSO4 से तो बनाती है CuNH3 4, Cu पे +2 चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं, ये होता है ब्लू कलर सॉल्यूशन। कौन सा कलर सॉल्यूशन भैया, ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो ये है इसका आंसर, फर्स्ट है इसका ऑप्शन। याद नहीं करना है, समझना है, चीजें बिना याद किए भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रख लेना, ये भी याद रख लेना कि लिथियम कभी लिथियम ही है जो केवल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, बताओ पहले कौन सा करूं, पहले ये वाला कर देता हूं, चलो पहले ये वाला कर लो। व्हाइट फॉस्फोरस ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 गिव्स फॉस्फीन एंड कंपाउंड X। कम से कम 5 वीडियो में ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार आया है, देखते हैं। X on acidification with HCl gives compound Y. The basicity of compound Y is, ये वाला इक्वेशन तो अब तक मेरे ख्याल से सबको याद ही हो गया होगा। P4 on reacting with NaOH give disproportionation reaction, फॉर्मेशन करता है PH3 प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का बेटा, याद रख लो, +1 -3 0 0 to -3 reduction, 0 through -3 reduction and 0 to +1 oxidation, and this type of reaction is called disproportionation reaction। क्या बोलते हैं इसको, disproportionation reaction। तो क्या बोला है, ये तो 1 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि ये देखो, एक तो मेरा बन गया फॉस्फीन और ये बन गया बेटा X। बोला है X का जब मैं एसिडिफिकेशन करूंगा, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा वर्ड, एसिडिफिकेशन का मतलब H+ देना, तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है निगेटिव चार्ज होगा, तो ये बन जाएगा H3PO2। ये तो कितना ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, H3PO2 ये बन गया मेरा Y का क्या पूछा है द बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड Y इज, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। द बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड इज 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। तो देखो तुम ध्यान से देखो वो क्या कराने की कोशिश करते हैं जेई वाले, एक रिएक्शन भी लिखवा दिया, एक स्ट्रक्चर भी बनवा लिया और एक तुमसे क्या पूछ लिया, बेसिसिटी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जिसमें रिएक्शन भी आ रहा है और कुछ और भी हो रहा है, ठीक है, कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की सब लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज, तो यहाँ पे क्लोरीन Br है और फ्लोरीन है, तो ये ऐसे आ जाएगा क्लोरीन Br, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है नहीं फिर भी लिख लेते हैं, और फिर है कार्बन। पूछा इसको ऑर्डर में अरेंज करो, किसके, एटॉमिक रेडियाई की। तो हमको पता है जब पीरियड में हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज होता है, और जब ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस और यहां पे डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। अब देखो तो ब्रोमीन की ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा होगी तो E सबसे पहले आएगा, तो E देखो सब में पहले है, ऐसे चेक कर लिया करो। फिर D आएगा, ऑब्वियस सी बात है D चेक करो कहां कहां है, यहां पे D है और यहां पे, तो ये दोनों बेटा गलत, हटा दो इन ऑप्शन को, फिर देखना भी मत, गलती से भी मत देखना, अब बस इसी में देखना है। अब मुझे एक बात बताओ, फ्लोरीन की जो होगी वो सबसे कम होगी, तो यहां पे देखो क्या लिखा है, C लिखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत। हमने 3 ही देख के आंसर लगा दिया कि यही वाला होगा, CBADE, सॉरी हाँ, तो C का सबसे कम, फ्लोरीन का सबसे कम, फिर ऑक्सीजन का बिल्कुल सही, फिर कार्बन का, फिर क्लोरीन का, ब्रोमीन का, बी ऑप्शन। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व क्या करो। जरूरी नहीं है पूरा सारे ऑप्शन चेक करने लगो, सारे ऑप्शन नहीं चेक किए जाते हैं भाई, टाइम नहीं होता इतना, समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, मानता हूं, पर फिर भी दिमाग लगाया जा सकता है। अमंग द रिएक्शन A to D, the reaction S, the reactions that does or do not occur in the blast furnace during the extraction of iron is R। तो ऑप्शन ए है, वैसे यार ये जो पढ़ा होगा ना उसको आता होगा, तो ऑप्शन ए है CaO plus SiO2 gives CaSiO3, ये तो बिल्कुल सही है, ये रिएक्शन होती है। दूसरी रिएक्शन देखो ऑक्साइड है,
और ये CO से रिएक्ट कर रहा है, CO इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है और खुद को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज, तो ये भी सही है। अच्छा इस ऑप्शन में देखो कि FeO को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया, Fe प्लस हाफ O2, ये कभी पॉसिबल है बिना रिड्यूसिंग एजेंट के? बिना ब्लास्ट फर्नेस हम यूज ही क्यों कर रहे हैं बेटा, टेम्परेचर दे रहे हैं और एक हम रिड्यूसिंग एजेंट दे रहे हैं, कार्बन दें या CO दें, दोनों ही किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहां पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑब्वियसली FeO और SiO2 रिएक्ट नहीं करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, तो इसमें जो रिएक्शन सही है वो है A एंड B। सो ओनली A एंड B इज पॉसिबल, ओनली A एंड B। अगर ये तुम्हें इसमें कोई डाउट है तो एक बार प्लीज एनसीईआरटी चेक करना, उसमें तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, ओनली A एंड B पॉसिबल, C एंड D इज नॉट पॉसिबल। और इसमें हमसे पूछा भी क्या है, दैट डज नॉट अकर इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज R। तो D तो नहीं होगा, A होगा रिएक्शन, C एंड D, N A एंड D, A तो होगा पक्का है वो, तो C एंड D, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा भाई सिंपल सी चीज है, ये तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है यार, ये तो सब लोग देख के बता देंगे कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी और जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, CF का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि CF का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो वही पूछा है हमें कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ या बॉन्ड एनर्जी, तो CF सबसे ज्यादा, फिर CCl बिल्कुल सही, फिर CBr, फिर CI। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है चेक करो, करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन या 2 ऑप्शन, जो भी बोल लो तुम, बी बोल लो सेकंड बोल लो। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बताना चाहूंगा। देखो, द रिएक्शन ऑफ H3N3B3Cl3 विल LiBH4 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन्स गिव्स इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो मैं वही ट्रिक बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर चीज पता हो रिएक्शन तभी हम कर पाएंगे। फर्दर द रिएक्शन ऑफ A with C leads to H3N3B3Me3 कंपाउंड्स B एंड C रिस्पेक्टिवली। तो पहली बात तो समझो कि तुम्हें बता दिया है कि B क्या है, B इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब अगर कोई किसी को ये चीज नहीं पता है कि व्हाट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, तब तो ये क्वेश्चन वैसे ही नहीं होगा। बस अगर इतना सा पता है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है B3N3H6 और इसी को हम बोलते हैं बोराजीन। जिसको नहीं पता है वो प्लीज नोट कर लेगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, बोराजीन, और इसी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। फॉर्मूला होता है B3N3H6। स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, वैसे बताया है मैंने। देखो कुछ नहीं है, जहां पे कार्बन होता था वहां अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन और बोरॉन को क्या कर दो, अटैच कर दो, सबसे हाइड्रोजन अटैच कर दो। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। लोन पेयर अपना किसमें, वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन ने 4 बॉन्ड बनाया तो निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन। मेरी बात ध्यान से सुनो, बोरॉन नाइट्राइड वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया क्योंकि हमें बता दिया था कि इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगा तो बोरॉन नाइट्राइड नहीं होता है, डाइबोरेन भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर क्या बोला है, अब तुम्हें इसमें और इसमें तुम्हें करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहां पे Me ग्रुप लाना है इसमें से, तो तुम एक चीज सोचो कि मुझे एक लिविंग ग्रुप हटाना है, H3N3B3Cl3, Cl3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तभी तो जब ये LiH4 से रिएक्ट किया होगा, LiBH4 से रिएक्ट किया होगा, तो H निगेटिव ने क्लोरीन को क्या किया होगा, रिप्लेस किया होगा, तो ये बना होगा H6N3। पर जब इसने रिएक्ट किया होगा, खुद सोच के बताना, मुझे यहां पे Cl हटा के Me ग्रुप लगाना है, तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए मुझे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर सके। और तुमको मैंने बताया था कि जो MeMgBr होता है, इसमें Mg माइनस चार्ज आएगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, तो ये आ जाएगा
N3B3 Me3। तो जरूरी नहीं है कि सब याद करो, इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसका यहां पे नाम लिखोगे तो हो जाएगा मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मैं वही नाम लिख देता हूं, इसको हम बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या करेगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत अच्छी, बस कोई पढ़ता नहीं है, माइंडसेट ऐसा है कि नहीं यार वो तो टफ है टफ है टफ है, नहीं करेंगे तो तुम्हारे ही नंबर जाएंगे भाई, तुम्हारा ही नुकसान होगा। 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे जो इनऑर्गेनिक पढ़ के जाएगा, और जो नहीं पढ़ के जाएगा वो सोच लो कि 6 इंटू 24 क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन तो तुम छोड़ के आ रहे हो, तो तुम रैंक कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो यार, जब तुम कुछ छोड़ के आ रहे हो तो तुम रैंक कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। पढ़ लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं यार, कुछ थोड़े से रट्टाफिकेशन है पर फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, अमंग द स्टेटमेंट A to D द करेक्ट वंस आर। अच्छा क्वेश्चन है, याद ध्यान से सुनना। लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी अमंग द एल्कली मेटल्स। बिल्कुल सही बात है। पूछो क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। More will be the hydration, more will be the hydration energy, more will be the hydration, more will be the hydration, more will be the hydration, more will be hydration energy, more will be hydration energy। और एक चीज और है, एनसीईआरटी जो ध्यान से पढ़ता है ना उसको पता होगा कि लिथियम का सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि लिथियम का सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होता है। दूसरी चीज जो है, सेकंड पॉइंट जो बोल रहा है कि लिथियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन पेरिडीन। अब इसका मतलब समझो, LiCl है, LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसको किसमें डिसॉल्व होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि इसको किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो, लिथियम कैन नॉट फॉर्म इथेनाइड अपॉन इट्स रिएक्शन विथ इथीन। ये एकदम फैक्ट है, ये याद रखना है, ये तुम्हें याद ही रखना है कि लिथियम कैन नॉट फॉर्म, ऑल द अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म इथेनाइड एक्सेप्ट लिथियम। तो ये थोड़ा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं, ये चीजें याद रख लेना। और ये लास्ट वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं बता दे रहा हूं, रिएक्शन तो क्या होगी वो मैं बता दे रहा हूं, पर वो रिएक्शन होती बहुत स्लो है। जब लिथियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा LiOH ट्वाइस, नहीं LiOH ट्वाइस नहीं, क्योंकि उस पर +1 चार्ज है और इस पर -1 चार्ज है, तो ये हो जाएगा LiOH प्लस H2 गैस। बट ये रिएक्शन होती बहुत स्लो है, और मैग्नीशियम तो वाटर से रिएक्ट भी नहीं करता है, वो तो स्टीम से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि A इज करेक्ट, B इज नॉट करेक्ट, C इज करेक्ट एंड D इज करेक्ट। तो इसमें थोड़ा सा याद करना है, पहला क्वेश्चन है जिसको मैं बोल रहा हूं, कुछ इसमें इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, A इज करेक्ट, C इज करेक्ट एंड D इज करेक्ट। B इज नॉट करेक्ट, सॉल्युबल होता है पिरिडीन में, क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा मतलब उसमें क्या होगा, नॉन पोलर कैरेक्टर थोड़ा बढ़ेगा, तो वो पिरिडीन में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अ मेटल आर 496 एंड, अब इसका मतलब समझो कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 दे रखी है 496, और आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू दी है 4560 किलोजूल पर मोल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, जहां पे कम एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो अनस्टेबल सा कॉन्फ़िगरेशन है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है। पर जहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि हमने बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से क्या किया है, बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा एनर्जी देके उससे इलेक्ट्रॉन निकाला है। इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 1। वो कितना है, 1 है, और ये मेटल है। किस मेटल के आउटर मोस्ट, तो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उसके वैलेंशियल में, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब मेटल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना लेता है,
मेटल आयन का फॉर्मेशन करता है। यहां तक मेरे बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड H2SO4 रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा, तो अब इसका हाइड्रोक्साइड बनाओगे तो तुम खुद बताओ, M पे पॉजिटिव चार्ज है और OH पे निगेटिव, तो ये बनेगा MOH। ठीक है, अब इसकी मुझे रिएक्शन करानी है, अच्छे क्वेश्चन है बेटा। MOH प्लस HCl, तो एक है तुम्हारा, दिस इज एसिड दिस इज बेस, इसमें होगी कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बन जाएगा M पॉजिटिव Cl माइनस प्लस वाटर। अब मेरी बात बताओ, ये बैलेंस्ड है? बिल्कुल बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो अगर इसका 1 मोल यूज होगा तो HCl का भी कितना होगा, 1 मोल यूज होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि HCl के कितने मोल यूज होंगे, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। तो ये ऑप्शन तो देखो तुरंत ही गलत हो गया। अब इन सब में से चेक करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, MOH प्लस H2SO4 गिव्स, M पे प्लस चार्ज है तो यहां पे M2 आएगा और ये बनेगा SO4, मतलब M2SO4 प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2H प्लस है तो यहाँ पे 2 मोल्स लगेंगे, तो ये बन जाएगा 2H2O। अब देखो बैलेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2 मोल है तो इसका 1 मोल लगेगा, पर मुझे तो 1 मोल के लिए निकालना है, तो 1 मोल के लिए इसका कितना लगेगा, 0.5 मोल। तो देखो 0.5 मोल कहाँ है, देखो 0.5 मोल केवल एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे 1 मोल्स है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, दिस वन इज करेक्ट। देख लो बेटा, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और भाई दिमाग लगाना मैं तुम्हें बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली आर। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो अच्छा पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो पहले इसी को कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जो पहले बोल दिया वो पहले कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसका देखो क्या होगा, पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एसिडिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये बात तो सबको पता ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेटा क्या, बेसिक इन नेचर। अब ये अगर पता है तो उसके बाद हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। चलो आ जाओ ऑप्शन पे आओ। पहला दिया है Na2O, तो ये तो बेसिक हो गया ना यार, ये तो पहले ही बेसिक हो गया, हटा दो। Cl2O ये हो सकता है, CaO बेसिक हो गया, P4O10 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, गलत, 2 हट गए। N2O3, हाँ यार N2O3 इज एसिडिक, ये बात सही है, क्योंकि N2O3 में वाटर डालोगे तो क्या होगा, चलो ये भी बता देता हूं कि N2O3 प्लस वाटर, देखो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रेजेंट होगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बन जाएगा, ऑक्सी एसिड। ठीक है, इसी तरह देखो Li2O है, Li2O में जब वाटर डालोगे तो क्या बन जाएगा, LiOH, तो ये तो क्या हो गया, बेसिक हो गया ना, बेसिक हो गया। और Al2O3 जो है, Al2O3 इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस, एम्फोटेरिक है ना, एम्फोटेरिक है, एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा। अब लास्ट ऑप्शन देखो, तो ये एक ऑप्शन सही हो सकता है, इसको देखते हैं। MgO ये तो पहले ही बेसिक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्थ वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सही से लॉजिक के साथ करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यार छूट गया था मेरे से, आगे बढ़ गया था। चलो, द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। उस दिन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो भी कंपाउंड या जो भी एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो H2O2 देखो -1 में है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, H2SO4 दिया है, तो H2SO4 में देखो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। HNO2 है +3 में, तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है
और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब एक बात बताओ, H3PO4 अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब बेटा इसका फर्दर तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, और अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो ये कभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो बिहेव नहीं कर सकता। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? तुम्हें भी पता है कि H3PO4 किसकी तरह बिहेव कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, कॉन्सेप्ट पता है कर लोगे, नहीं पता है तो वहां पे दिमाग नहीं चलने वाला, ऐसा कुछ चमत्कार सा नहीं होने वाला, ठीक है? तो करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझो, ये हमने पढ़ रखा है। बी हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला देखो यार, तुम खुद सोचो कि मेरा न्यूक्लियस है, पहला स्टेटमेंट का मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूं। यह है मेरा 2s और यह है मेरा 2p, और 1s है अंदर, उसको मैं छोड़ दिया हूं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और यहां पे s, चलो 1s में भी कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? इसी तरह मेरा बेरिलियम है। अब जो मेरी बात समझेगा वो समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। जो 2s के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा क्या होंगे? क्लोज होंगे इन कंपैरिजन टू 2p। तो किसको निकालना इजी है? तो 2s के इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है इन कंपैरिजन टू 2p। तो पहला ऑप्शन देखो यही लिखा है, इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स देन 2s इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है कि 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों इजी होता है? क्योंकि 2p का पेनिट्रेशन पावर 2s से क्या होता है? कम होता है। तो पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या होगा? रुको मैं लिख देता हूं। एक टर्म होता है पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है कि अगर दोनों सेम ही क्या है? शेल में प्रेजेंट हैं, तो किस सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा? तो पेनिट्रेशन पावर ऑफ 2s इज ग्रेटर देन 2p। अगर पेनिट्रेशन पावर 2s की ज्यादा है तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? टफ होगा। 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन 2s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ b। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पे इसको रिपल्शन प्रोवाइड करने के लिए 1s के भी इलेक्ट्रॉन है और 2s के भी इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब शील्डिंग भी ज्यादा होगी। पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये केवल कहां से? जो अंदर के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो 1s के इलेक्ट्रॉन है ये शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेगा, पर क्या इसके कंपैरिजन में इसमें रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। तो यहां पे शील्डिंग अच्छी है, तो 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन, ये भी बात सही है। यहां तक तो सही है। अब एटॉमिक रेडियस पे आते हैं। देखो बेरिलियम और बोरॉन ये एक पीरियड के एलिमेंट हैं, और जब पीरियड में उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट रुक जाओ, बेरिलियम को आगे लिख लेता हूं और बोरॉन को पीछे लिख लेता हूं, ठीक है? तो देखो बेरिलियम और बोरॉन जब हम पीरियड में जाएंगे तो साइज क्या होगा? खुद सोच के बताओ। साइज होगा डिक्रीज। तो बोरॉन, इसमें क्या लिखा है? एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस, ठीक है? डिक्रीजेस। तो ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। फोर्थ वाला ऑप्शन तो पक्का गलत है। अब ऑप्शन मैच करो, 1, 3 एंड 4, इसमें फोर्थ आ गया, ये गलत है। 1, 2 एंड 4, इसमें भी देखो यार, एक ही ऑप्शन अगर तुम्हें पता होता तो भी हम सही कर लेते। अगर बस तुम्हें यह पता है कि फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है तो देखो सब में फोर्थ है तो ये सारे गलत हो गए, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है। इसीलिए क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन जरूर देख लेना, सारे ऑप्शन मैच कराने मत जाना, जो गलत है पहले वो फाइंड आउट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डायग्राम ए रिड्यूसेस BO2 व्हेन द टेम्परेचर इज। तो ये जो क्वेश्चन है ये एलिंगम डायग्राम का है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या करना है इसमें। ध्यान से देखना, जो ये वाली लाइन है, ध्यान से देखना, इसके नीचे जो लाइन है इसका मतलब कि मुझे ये बताना है कि ए
रिड्यूस कर रहा है BO2 को, तो वो कब पॉसिबल है? BO2 को रिड्यूस करना है मतलब BO2 को कन्वर्ट करना है B प्लस O2 में, और कौन रिड्यूस करेगा? A रिड्यूस करेगा, मतलब A क्या गेन करेगा? A प्लस O2 गिव्स AO2, तभी तो ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। अब ये चीज कब पॉसिबल होगी? ये चीज तब पॉसिबल होगी जब इन दोनों रिएक्शन की जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो क्या आ जाए? वो निगेटिव आ जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वाले पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट के ऊपर देखो, जैसे ही बी ऊपर गया, इसकी वैल्यू मान लो हम यहां किसी पॉइंट पे मान ले रहे हैं, मैं मतलब कोई वैसा चीज नहीं बता रहा हूं, मान लिया कि यहां पे 900 है वैल्यू, ठीक है, मान लिया कि यहां पे 900 है, तो अपोजिट रिएक्शन का डेल्टा जी क्या आ जाएगा? ये तो B प्लस O2 गिव्स BO2 900 है, और रिएक्शन को हमने अपोजिट कर दिया तो इसका डेल्टा जी आ जाएगा मान लो 900, और इस वाली का मान लो आ गया, यहां पे जो है इस वाली का आ गया तुम्हारा, मैं भी बताऊंगा क्यों मैं ये सब बता रहा हूं तुम्हें, उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा, कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू है 1000, अब ये वैल्यू होगी माइनस में, तो ये माइनस में अगर वैल्यू है, इस रिएक्शन को मैं लिखूं, कंप्लीट लिखूं, तो ये क्या होगा? O2 से O2 कट हो जाएगा, ये क्या बनेगा? A प्लस BO2 गिव्स AO2 प्लस B, सही है, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई? -100। तो जितना ज्यादा गैप बढ़ता चला जाएगा इनके बीच में, उतना ज्यादा डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव में इंक्रीज होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो ये रिएक्शन क्या हो गई? स्पॉन्टेनियस हो गई। ये रिएक्शन क्या हो गई? स्पॉन्टेनियस हो गई। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो भी लाइन नीचे प्रेजेंट होगी वो ऊपर वाले को क्या कर देगी? रिप्लेस कर देगी। तो यहां से यहां तक B जो है वो AO2 को क्या कर देता? रिड्यूस कर देता। पर इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद ये वाली लाइन ऊपर चली गई और ये वाली लाइन नीचे। फिर से बोल रहा हूं, जो लाइन इस ग्राफ में नीचे प्रेजेंट होगी, फिर से ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो, कि यहां तक सुन लेना ध्यान से, ये वाली जो लाइन है ये डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। रेड वाली लाइन पे जो भी लिखा है वो ऊपर वाले को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। मतलब जैसे मैं बोलूं कि ये BO2 गिव्स BO2 है, तो B प्लस O2 गिव्स BO2 है, और ये रिएक्शन है A प्लस O2 गिव्स AO2। तो इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले जो B है वो AO2 को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। पर इस पॉइंट के बाद देखो A वाली लाइन नीचे आ गई है, तो A अब क्या कर देगा? BO2 को रिड्यूस कर देगा, और ये इस टेम्परेचर के बाद ही पॉसिबल होगा। और जितना ज्यादा टेम्परेचर लेंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये देखो, तो इसका इस पॉइंट के बाद ही क्या हो पाएगा? इस पॉइंट के बाद ही जो A है वो किसको? BO2 को क्या कर पाएगा? रिड्यूस कर पाएगा, और ये टेम्परेचर है 1400। तो इसका मतलब है मेरा आंसर क्या होना चाहिए? मोर देन 1400। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी सब देखो गलत ही दिया है, लेस देन 1200, तो ये तो बी करेगा AO2 को। लेस देन 1400 उस पर भी पॉसिबल नहीं है। मोर देन 1200 बट लेस देन 1400 नहीं। जैसे ही इस लाइन के जहां पे ये क्रॉस किया है उसके बाद से लाइन नीचे आना शुरू हुई है, उसके बाद से ही ये पॉसिबल है। तो फिर से बोल रहा हूं कि डेल्टा जी और टी के ग्राफ में जो लाइन नीचे प्रेजेंट होती है वो ऊपर वाले को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। आई होप ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। ये जो ग्राफ बना है इसको हम बोलते हैं इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम हम पायरोमेटलर्जी में यूज करते हैं। पायरोमेटलर्जी का मतलब जहां पे टेम्परेचर यूज हो रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में हमें कॉस्ट भी देखना होता है, तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज ड्यू टू द कंपाउंड X। बॉइलिंग दिस सैंपल कन्वर्ट्स X टू Y, X एंड Y रिस्पेक्टिवली। यार देखो, पहली बात तो यहां पे बिल्कुल सही दिया है, टी का मतलब है टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो होती है बाइकार्बोनेट की वजह से, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से भी होती है, तो इससे तो तुम नहीं बता पाओगे।
और कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की वजह से भी होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी है, कैल्शियम सॉरी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं कुछ गलती से गलत बोल दे रहा हूं तो उसको मैं सही कर दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। कमेंट में लिख देना कि ये गलत बोल दिया था। वैसे ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। मैं एक्साइटमेंट में थोड़ा कभी कभी गलत भी बोल जाता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या बोल रहा है कि x को जब मैं हीट करूंगा तो y बनेगा। अब इसके लिए यार तुम्हें रिएक्शन याद होनी चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं बता देता हूं कि MgHCO3 ट्वाइस को जब मैं हीट करूंगा तो ये बनेगा MgOH ट्वाइस प्लस CO2। और अगर मैं CaHCO3 ट्वाइस को हीट करूंगा तो ये बनेगा CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। और यहां पे 2 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, ठीक है। बैलेंस कर लेना, ठीक है। बैलेंस, मैं बैलेंस हटा रहा हूं, तुम बैलेंस कर लेना। अब उतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के बैलेंस करूं, तो एक बार तुम्हें बैलेंस करना होगा तो कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है MgHCO3 मतलब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड MgCO3 गलत, CaHCO3 ट्वाइस CaO गलत, CaOH ट्वाइस गलत। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है विच इज C, MgHCO3 ट्वाइस एंड MgOH मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यही ऑप्शन सही है जो यहां पे मैंने लिखा है, चेक कर लेना, ठीक है। बैलेंस कर लेना इक्वेशन को, बैलेंसिंग नहीं पूछ रहा इसमें, बैलेंस कहीं करने को बोला नहीं है तो बैलेंस मत करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन कंपैरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज, बोरॉन बेरिलियम 5 4, तो इस पे न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा होगा किस पे, इन कंपेयर बेरिलियम पे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, बट इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तुम्हें पता है ना कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन ऑफ बोरॉन, बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी 1 इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ बेरिलियम। अभी बताया था पेनिट्रेशन पावर से रिलेटेड, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, 2s की, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, टफ होगा। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो लेसर वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, इसको हटा दो। अब आ जाओ, इन कंपैरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, नो लेसर न्यूक्लियर चार्ज। तो ऑप्शन इज लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बाबा अच्छा क्वेश्चन। चलो ये देखो क्या बोला है, द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अ मैग्नीशियम कंपाउंड X at 513 results in compound Y and MnO2 and a gaseous product. MnO2 reacts with NaCl and concentrated H2SO4 to give a pungent gas Z. X, Y and Z are. अब सुनो, पहली बात ध्यान से सुनो कि एक चीज तो मैं यहां से देख के बता सकता हूं सॉल्यूशन में, एक रिएक्शन तो मुझे बता ही दिया है उसने, तो पहले उस रिएक्शन को देख लेते हैं कि MnO2 प्लस NaCl प्लस H2SO4। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और यहां पे Cl पे -1 है, तो ये इसको क्या कर देगा, Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें, Cl2 गैस में, प्लस Mn+4 से खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में। तो पहली चीज तो हमने निकाल ली कि Cl2 गैस होगी, तो यहां पे भी Cl2 गैस है, यहां पे भी Cl2 गैस है और यहां पे भी Cl2 गैस है, तो ये तो बेटा कट हो गया। अब हम आते हैं बाकी ऑप्शन पे। देखो अब एक चीज अगर तुम्हें पता हो, ये याद रखना कि KMnO4 ऑन हीटिंग, KMnO4 ऑन हीटिंग गिव्स K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। कैसे याद रखोगे, +7 वाला जो है वो +6 में कन्वर्ट होता है और +4 में कन्वर्ट होता है, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब देखो, अब तुम्हारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो Cl2 गैस हो गया, KMnO4 हो गया और K2MnO4 हो गया, क्योंकि KMnO4 को मैं हीट करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K2MnO4 और MnO2। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे K2MnO4 बोल दिया, यहाँ पे भी K2MnO4 बोल दिया, यहाँ पे KMnO4 KMnO4 गलत हो गया, उल्टा लिखा है।
यहाँ पे K3MnO4 बोला है, K3MnO4 क्या होता है? MnO4-3 पता नहीं, तो वो तो ऑप्शन ही देख के गलत है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें एक रिएक्शन याद रखने वाली है, और ये भी रिएक्शन तुमने पढ़ रखी होगी, ट्रिक मैंने बता दी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl पे -1 है, इसको क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर देगा और खुद Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं रिएक्शन याद कम करने की कोशिश करता हूं, समझ लो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, अब जिसको नहीं आता है वो नहीं कर पाएगा, तो पहले पहला ऑप्शन, द लीचिंग ऑफ बॉक्साइड यूजिंग NaOH सॉल्यूशन गिव सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट, बिल्कुल सही है। जब हम लीचिंग करते हैं किसकी, मतलब Al2O3 की, जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, NaOH से, तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन होता है सोडियम एल्यूमिनेट का, मतलब NaAlOH4, और प्लस इंप्योरिटीज जो है वो किसके फॉर्म में, सोडियम सिलिकेट के फॉर्म में क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, द हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, आयरन के लिए तो हम करते ही नहीं है। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ओनली, केवल एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, द ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ऑफ कॉपर ड्यूरिंग द मेटलर्जिकल प्रोसेस इज ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2, गलत। द ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस इज ड्यू टू SO2 गैस, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर। पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कास्ट आयरन, गलत बात है। कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कास्ट आयरन का मतलब क्या, पिग आयरन जो होता है वो हमें किससे मिलता है, फर्नेस से, फिर उसको हम कास्ट करते हैं, तो पिग आयरन से बनता है तुम्हारा कास्ट आयरन। तो 3 ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन सही है, वो है फर्स्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फेल्सपार, जियोलाइट्स, माइका एंड एस्बेस्टोसिस। अब तुम्हें अगर ये चीज नहीं पता है तो कंफ्यूजन होगी, इसीलिए थोड़ी चीजें तो याद रखनी पड़ती है। फेल्सपार, जियोलाइट्स, माइका एंड एस्बेस्टोस ऑल आर सिलिकेट्स, ये जितने भी हैं, फेल्सपार, जियोलाइट्स, माइका एंड एस्बेस्टोस, इसीलिए प्लीज एनसीईआरटी साथ में पढ़ते रहना, ये सारे क्या हैं, सिलिकेट्स हैं, ये सारे सिलिकेट्स हैं। और मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि सिलिकेट्स की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है SO4-4, याद है, ऐसे बताया था, ऐसे डॉट, इसको हम बोलते थे क्या, इसको हम बोलते थे ऑर्थोसिलिकेट, इसको हम क्या बोलते थे, ऑर्थोसिलिकेट, जिसमें कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर्ड नहीं होता है। तो यही क्या है, यही सिलिकेट की बेसिक यूनिट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है, ये तो देखो क्या है, ये तो सिलिकॉन्स है, ये तो होगा नहीं, ये तो गलत ही हो गया। SiO3-2 ये सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर नहीं है, SiO2 ये भी नहीं है, SiO4-4 है, यही ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखो, बोल रहा है कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगेंड्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लीड विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लिटिंग पैटर्न। तो सबसे पहले देखो कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में होता है, ये होता है T2G, और ये होता है, स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल में, तो सॉरी ये T2G नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये है EG, और ये है तुम्हारे T2G। T2G कौन से होते हैं, जो नॉन एक्सियल होते हैं, मतलब DXY, DXZ, DYZ, और ये कौन से हैं, DX² - Y² और DZ²। वैसे ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं कराना चाहिए था, पर आ गया है तो कर लेते हैं। अब मेरी एक बात बताओ, अगर Z एक्सिस से मैं लिगेंड को हटा ही दे रहा हूं, तो वहां से तो वो अप्रोच नहीं कर रहा है, तो जो Z होगा, जो Z² होगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो DZ² जो है वो नीचे आ जाएगा।
और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो अपनी पोजीशन पे रहेगा। इसी तरह यहां पे देखो, जहां पे भी z है उनकी एनर्जी तो क्या होगी, उनकी एनर्जी कम होगी, पर जहां पे एक्स वाई है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई और ये हो जाएगा, तो जहां से लिगेंड अप्रोच करेगा उसकी एनर्जी ज्यादा, जहां से लिगेंड अप्रोच नहीं करेगा उसकी एनर्जी कम। तो इसका आंसर होगा सबसे ऊपर आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे ये गलत हो गया, ये सही हो सकता है, ये तीनों में से हमें चेक करना है। तो यहां पे भी सही है, ये भी सही है। फिर आएगा डी जेड स्क्वायर, गलत हो गया, ये भी डी जेड स्क्वायर गलत हो गया। तो बचा ही एक ऑप्शन, एक चीज यहां पे सही कर लेना, डी ये डी वाई जेड है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन को ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हारा आंसर वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, द ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 रिस्पेक्टिवली आर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, घटिया तो नहीं बोलना चाहिए पर ठीक है, सिंपल है। 15 है ना, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, तो 12 प्लस 3 15, ग्रुप नंबर इज 15, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत। 15 आउटर मोस्ट शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। सिंपल क्वेश्चन है, हटाओ, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉल्युबल पार्टिकल टू फॉर्म कोलाइडल, गलत। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सही है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट, गलत है। प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग कोलिडल मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन, ये भी गलत है। ए पेप्टाइजेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट को, पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट को हम कन्वर्ट करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, गलती से आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और है, फिर आज का वीडियो हम खत्म करते हैं, ठीक है। देखो ये तो हमने कर ही रखा है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स इज, मैंने तुम्हें बताया था कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी जो हम निकालते हैं वो किस रूल से निकालते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी, और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। और आयनिक कंपाउंड में हम कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, बाय फजान्स रूल। कौन से रूल से, बाय फजान्स रूल। फजान्स रूल से हम क्या निकालते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, वो हम कैसे बताते हैं, फजान्स रूल से। देखो जितना छोटा साइज होगा किसका, जैसे B+2 है, इसका साइज छोटा है तो ये कार्बोनेट को इजीली क्या कर देगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा। फिर Mg+2 की पोलराइजिंग पावर, फिर Ca+2 की, फिर बेमकासर, सर मतलब Sr+2, स्ट्रॉन्सियम+2। 12 तो है नहीं है, चलो 12 भी ले लो यार, Ba+2। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, एंड मोर इज द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो BCO3 में सबसे ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। BCO3 में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो BCO3 की सबसे कम, कहीं पे BCO3 की सबसे कम दिखा रही है, अच्छा B है ही नहीं, तो फिर मैग्नीशियम आ जाएगा, तो MgCO3, फिर क्या आ जाएगा CaCO3, फिर क्या आ जाएगा SrCO3, और लास्ट में क्या आ जाएगा BaCO3। चेक कर लो कहां पे है, BaCO3, SrCO3, BaCO3, CaCO3 गलत, MgCO3 गलत, MgCO3 गलत। सी ऑप्शन इज करेक्ट, देख लो MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BaCO3। सिंपल क्वेश्चन, यहां तक सबको ये वाला क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है बेटा, 5-6 वीडियो में ये क्वेश्चन तीसरी या चौथी बार आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे ख्याल से फिर कभी पूछ सकता है, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, पहली चीज बोल रहा है कि Si3Hn इज प्लेनर एंड लेस बेसिक देन दिस। तो समझो इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है, मैं इसको करके बताता हूं। ये एक्चुअली में बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। N के ऊपर है लोन पेयर, यहां पे है तुम्हारा SiH3, यहां पे है तुम्हारा SiH3, यहां पे तुम्हारा है SiH3,
और ये दूसरा स्ट्रक्चर देखो क्या बोल रहा है, N है, इसके पास है लोन पेयर, यहां पे है CH3, यहां पे है CH3 और यहां पे है CH3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सिलिकॉन के पास होगा वैकेंट d ऑर्बिटल, इसके पास क्या होगा, वैकेंट d ऑर्बिटल। तो यहां पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर यहां पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और इसके जो लोन पेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी चीज है कि ये क्या हो गया, ये तो प्लेनर हो गया भाई। ये क्या हो गया, ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन है। डीलोकलाइजेशन कब पॉसिबल होता है, जब कोई मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि ये प्लेनर है। दूसरी चीज, क्योंकि इसका लोन पेयर चला गया कहां, रेजोनेंस में, तो क्या ये इजीली डोनेट होगा, नहीं होगा। इसका मतलब दिस इज लेस बेसिक। तो जहां पे भी ये लिखा है कि दिस कंपाउंड इज लेस बेसिक देन दिस कंपाउंड, वो ऑप्शन हमारा सही है। तो ये देखो SiH3 होल थ्राइस N इज प्लेनर, ये बात सही है, एंड लेस बेसिक, प्लेनर मोर बेसिक। पिरामिडल होगा नहीं क्योंकि इसका लोन पेयर है ही नहीं उसके पास, तो पिरामिडल कैसे होगा। तो जहां जहां पिरामिडल लिखा है उसको तो पहले ही कट कर दो, जहां पे लिखा है प्लेनर उसको चेक करो और ये चेक करो कि कौन ज्यादा बेसिक है। तो दिस इज लेस बेसिक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। टोटल अराउंड हमने 120 टू 130 क्वेश्चन हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट कर दिए हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है डिफरेंट है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है, करना है हमें और अच्छे नंबर ले आना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।